Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session after every copy that was checked. We had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. मेरा नाम संस्कृति त्रिवेदी है और मैं इस बार के यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में मेरी रैंक 17 आई है और मैं रांची की रहने वाली हूँ, जहाँ से मैंने स्कूलिंग कंप्लीट की है। आगे की पढ़ाई मैंने गार्गी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पॉलिटिकल साइंस में की है और मास्टर्स इंटरनेशनल रिलेशंस में JNU से की है। इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप मेंस में स्पेसिफिकली आंसर राइटिंग को कैसे टारगेट कर सकते हैं और एक ऐसी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं मेंस की जहाँ पे आपको आंसर राइटिंग में मदद मिले और आप अपने GS स्कोर को पुश कर पाएँ। तो जो पहला पिलर होता है मेंस का, मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो है नोट मेकिंग। तो बेसिक सोर्सेज अक्रॉस GS 4 पेपर्स ऑलमोस्ट सबके सेम होते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, बट क्या बहुत ज़रूरी होता है और आई थिंक जो सारे टॉपर्स आपको सजेस्ट करेंगे इज़ टू फोकस ऑन नोट मेकिंग, क्योंकि बहुत ही वास्ट है सिलेबस अक्रॉस द GS पेपर्स, बहुत से टॉपिक्स हैं, बहुत से नुआंस टॉपिक हैं। तो जो नोट्स होंगे आपके, वो आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड्स होंगे ड्यूरिंग मेंस। स्पेशली जो गैप होता है प्री और मेंस का, उसमें जो आपके नोट्स बनाए होंगे आपने अक्रॉस पेपर्स, वो आपको बहुत मदद करेंगे। नाउ नोट्स हैव टू बी रियली कॉम्प्रिहेंसिव। बाय दैट आई मीन कि आप कोई भी टॉपिक का पॉइंट नहीं छोड़िए और आपको अगर लगता है कि ये टॉपिक तो उतना नहीं आता है या इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, या आप खुद से कुछ लिख दीजिएगा एग्ज़ाम में बना के, ये सब को अवॉइड करिए। बेटर टू हैव नोट्स ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ द सिलेबस। जैसे मैं उदाहरण की तरह बात करूं कि वर्ल्ड हिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जो लोग और मैं भी काफ़ी हद तक ऐसे थोड़ा इग्नोर हम कर देते हैं कि बहुत से क्वेश्चंस तो आते नहीं हैं, कभी कभार क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं, तो हम क्यों ही इसमें बहुत ज़्यादा समय दें। लेकिन एक्चुअली क्या ज़रूरी है कि ये देखना कि कभी कभार वो क्वेश्चन आ भी जाता है। जैसे 2024 के पेपर में ही 2 सवाल वर्ल्ड हिस्ट्री पे थे। जब इस तरह का कोई इवेंट होता है तो आप ये ध्यान रखिए कि यूपीएससी ने जब सिलेबस दिया है तो किसी भी चीज़ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपको तैयारी रखनी है और आप किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। तो आप नोट्स कॉम्प्रिहेंसिवली सारे सब्जेक्ट्स के, सारे पेपर्स के और सारे टॉपिक्स के बनाइए। तो नोट विल बी योर फर्स्ट पिलर और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा क्योंकि आपको प्री और मेंस के बीच में समय कम मिलता है, तो आप अपने बुक्स को वापस से रिविज़िट नहीं कर पाएंगे। जो आपके पास नोट्स बने होंगे आप उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ कर सकते हैं और टेस्ट लिखने से पहले भी रिवाइज़ कर सकते हैं और उससे क्या होगा कि आपके पास नियर मेमोरी में वो सारी चीज़ें होंगी, तो आपके आंसर्स में वो रिफ्लेक्ट करेगा। जो दूसरा पिलर है मेंस के आंसर राइटिंग का, वो अगेन मैं प्रैक्टिस को मानती हूँ, राइटिंग टेस्ट को मानती हूँ। इसका मतलब ये है कि मेंस को आपने पढ़ लिया, आपने चीज़ें इंटरनलाइज कर ली, लेकिन उसको भी आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। तो सबसे पहला जो आपका प्रैक्टिस पॉइंट होना चाहिए या जो फोकस पॉइंट होना चाहिए वो PYQ होना चाहिए। आप PYQ एटलीस्ट पिछले 3-4 साल के बहुत अच्छे से एनालाइज करिए और आप ये देखेंगे कि आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दैट पेपर में कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे GS 1 में की मैं अगर बात करूं तो सोसाइटी और ज्योग्राफी का जो पार्ट है काफ़ी बड़ा पोर्शन है, तो अगर हम उन दोनों को चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो काफ़ी मार्क्स वहीं आ जाते हैं। फिर जैसे अगर मैं GS 3 में इंटरनल सिक्योरिटी की बात करूं तो कुछ पर्टिकुलर मार्क्स ऑफ क्वेश्चन अराउंड 50 मार्क्स आते हैं इंटरनल सिक्योरिटी में। तो वैसे क्या होगा अगर आप पूरा ब्रेक डाउन कर लेंगे कि डिफरेंट GS पेपर्स में डिफरेंट टॉपिक्स पे कितने मार्क्स के क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली आ रहे हैं, तो आपको रिलेटिव इम्पॉर्टेंस भी पता चल जाएगी कि किस पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस पोर्शन को किस तरह से अप्रोच करना है। तो आप PYQ एनालिसिस मिस मत करिए। वंस आपने PYQ एनालिसिस कर लिया है, मैं ये भी सजेस्ट करूँगी कि आप कुछ PYQs को लिखिए भी, और लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि वही क्वेश्चंस UPSC में आए हैं।
तो आपका एक एटीट्यूड डेवलप होगा उन क्वेश्चंस को टैकल करने का। और क्योंकि आजकल ऑनलाइन रिसोर्सेज इतने अवेलेबल हैं, आपको बहुत अच्छे सॉल्व्ड पेपर्स मिल जाएंगे GS1, GS2, GS3, GS4 के। तो आप अपने आंसर और वो जो सॉल्व्ड आंसर्स हैं उनको कंपेयर करके स्टैंडर्ड्स भी जज कर सकते हैं कि आपने आंसर कैसा लिखा है। अगर प्री और मेंस के बीच की बात करूं तो उस टाइम पे प्रैक्टिस और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि आप कोई ना कोई टेस्ट इसमें ले लीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स भले हम खुद से इवैल्यूएट कर पाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी नहीं होती कि कोई बाहर का बताएगा, बट जब मेंस आता है तो मुझे लगता है थोड़ा एक्सटर्नल फीडबैक कोई भी सोर्स से विल हेल्प। अगर आपका पीयर ग्रुप अच्छा है, अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपके आंसर्स पढ़ के थोड़ा सजेशन दे सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। उससे क्या होता है कि आप अपने प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, अपने मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ऑल्सो ये जो टेस्ट है आपको हेल्प करेंगे टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस करने की। बाय टाइम मैनेजमेंट आई मीन आपको पता होना चाहिए कि जो ईच 10 मार्कर है, ईच 15 मार्कर है या 20 मार्कर जैसे GS4 में आता है, वो आप कितने कितने समय में लिख रहे हैं। उससे क्या होगा कि आपके पास एक रफ़ टाइमलाइन होगा कि जब एग्ज़ाम में आप लिखने बैठें तो कितने समय में आपका कितना पेपर हो चुका होगा। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने लिए 3 घंटे नहीं 2 घंटे 55 मिनट्स का टाइमर लगाती थी प्रैक्टिस में, क्योंकि 5 मिनट मुझे पता था कि कोई ना कोई डिस्टर्बेंस होगी या कोई ना कोई कुछ इन्विजिलेटर्स आएंगे, वो साइन करवाएंगे, या कुछ क्लासरूम डिस्टर्बेंस भी हो जाता है, बहुत ही रियल सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। तो मैंने कोशिश किया कि मैं 2 आवर्स 55 मिनट्स की ही प्रैक्टिस करूँ। वो 5 मिनट मैंने अपने आप को कम पहले ही दे रखे थे, और उसको भी मैंने फर्दर ब्रेक डाउन ऐसे किया कि मैं कोशिश करती थी कि मैं पहले आधे घंटे में 5 क्वेश्चन कर लूँ, फिर 1.5 घंटे में 15 मार्कर्स कर लूँ, फिर जो और बचे 5 क्वेश्चंस वो बचे हुए टाइम में करूँ। तो उस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कितने कितने देर में आप कितने कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। इससे क्या होता है कि आपको पता होता है एग्ज़ाम हॉल में कि आप इन कंट्रोल हैं, आप पैनिक नहीं करते हैं। और एक और चीज़ होती है कि आप सारे क्वेश्चंस को इक्विटेबल टाइम दे पाते हैं, और किसी भी क्वेश्चन पे आपने बहुत ज़्यादा समय टाइम नहीं स्पेंड करते हैं। उससे क्या होगा कि आपके सारे क्वेश्चंस एक गुड क्वालिटी के निकल के आएंगे, अगर नॉट बेस्ट नॉट बट एवरेज या बिलो एवरेज नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने सब क्वेश्चंस को इक्विटेबल टाइम दिया, इक्वल अटेंशन दिया, इक्वल अटेंशन और फोकस से लिखा। तो टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से हो जाएगी अगर आप प्रैक्टिस इस तरह से स्ट्रेटेजिकली करें। अगर मैं बात करूं कि कितने टेस्ट लिखने चाहिए, तो बिफोर प्रीलिम्स आई फील आप PYQ लिखिए, और PYQ एटलीस्ट 3-4 साल के अगर आप लिख लीजिए तो अच्छा रहेगा। प्री एंड मेंस के बीच में कितने टेस्ट लिखने होंगे वो आपको थोड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। जैसे मान लीजिए मेरा PSIR खुद का विषय था और मैंने वो पढ़ा भी है, तो GS2 की काफ़ी चीज़ें वहाँ ओवरलैप हो जाती हैं। तो अगर मैं उनके कुछ 1-2 टेस्ट कम भी लिखूँ तो मुझे लगता है मेरे लिए वो चलेगा। बट मान लीजिए किसी के लिए ये बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट है तो उसके ज़्यादा टेस्ट लिख लीजिए। अगेन जैसे एथिक्स में मैं कम स्कोर कर रही थी, तो इस बार मैंने एथिक्स के ज़्यादा टेस्ट लगाए, क्योंकि मुझे लगा कि राइटिंग प्रैक्टिस विल हेल्प मी परफॉर्म बेटर। तो आप आइडेंटिफाई करिए कि अगर आपको लगता है कि मुझे पर्टिकुलर GS के ज़्यादा टेस्ट लिखने हैं तो आप वैसे लिखिए। लेकिन मुझे लगता है प्री और मेंस के बीच में एटलीस्ट 2-2 टेस्ट एक GS के लिख लेना सही रहता है, क्योंकि उससे एटलीस्ट आपके 2-2 बार रिवीजन हो जाता है पूरे GS का। एक और जो पिलर है जो मेंस आंसर राइटिंग में आपको बहुत मदद करेगा और बहुत डायरेक्शन देगा, वो होगा टॉपर्स कॉपीज़। टॉपर्स कॉपीज़ का इम्पोर्टेंस ऐसे नहीं है कि आपको किसी टॉपर के कॉपी से नोट्स बना लेने हैं या उनके राइटिंग स्टाइल को बिल्कुल कॉपी कर लेना है, बट आपको एक स्टैंडर्ड मिलेगा कि आपको किस आंसर राइटिंग लेवल पे पहुंचना है। कि उसके लिए आप क्या कर सकते हैं एट द इनिशियल स्टेजेस ऑफ योर प्रिपरेशन, इस जो भी टॉपर्स ने आंसर्स लिखे हैं आप खुद से पहले उनको लिखिए और एक बार मैच करिए कि आपका लेवल और उनके लेवल में कितना गैप है। तो आपको इससे अवेयरनेस होगी, एक रियलिटी चेक होगा और आपको एक स्टैंडर्ड मिलेगा कि आपको वहाँ रीच करना है। ऑल्सो काफ़ी इनोवेटिव तरीके की चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो टॉपर्स कर रहे हैं, जो आप अपने साथ बिल्कुल इनकलकेट कर सकते हैं। जैसे मैप्स का यूसेज, जैसे डायग्राम्स का बहुत इनोवेटिव तरीके का यूसेज, इंट्रोडक्शन लिखने का तरीका, ये सब काफ़ी आप टॉपर कॉपी से सीख सकते हैं। तो आप ये एटीट्यूड मत रखिए कि आपको किसी टॉपर को कॉपी करना है, उनके राइटिंग स्टाइल को कॉपी करना है, बट सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और मैं बिल्कुल सजेस्ट करूँगी कि 1-2 टॉपर्स जिनकी राइटिंग स्टाइल मे बी आपसे थोड़ी मैच करती हैं,
उनको ज़रूर देखिए। मेंस के टाइम पे जब मेंस क्लोज़ रहता है तो एक ये भी फियर रहता है कि हम करंट अफेयर्स को कैसे कवर करें और अपने आंसर राइटिंग में करंट अफेयर्स को कैसे इनकलकेट कर लें। इसके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप कंपाइलेशन होते हैं उसका यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि मेंस के टाइम बहुत से सब्जेक्ट्स कवर करने होते हैं, आपका ऑप्शनल होता है, ऐसे भी होता है, तो न्यूज़पेपर पढ़ना बिल्कुल हर दिन मुश्किल हो जाता है, हर दिन आप पॉसिबल नहीं कर सकते। तो उस समय कोई भी ट्रस्टेड कंपाइलेशन को आप लीजिए और उसी से नोट्स उठा के आप अपने जो बेसिक नोट्स हैं जो आपने बना रखे हैं उसमें ऐड कर लीजिए। उसके अलावा जो आप टेस्ट लिख रहे हैं उसके भी मॉडल आंसर्स आपको मिलेंगे, उनमें से चीज़ें आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं अपने नोट्स में, और उससे क्या होगा कि आपको एक सेंस ऑफ कंप्लीशन होगा कि आपने कुछ चीज़ें मिस नहीं की हैं, जो करंट अफेयर्स आ रहे हैं उनको आपने कंप्लीट किया है। तो आप पैनिक वाले सिचुएशन में नहीं जाइएगा, आप अपने प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करके अच्छे से पढ़ते रहिएगा और लिखते रहिएगा। तो मेरे इस यूपीएससी की जर्नी में मैंने 3 मेंस लिखे थे, 21 में, 22 में और 24 में, और मेरे मार्क्स 21 में अराउंड 380 थे, 22 में अराउंड 427 और 24 में अराउंड 413 हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें जो मैंने आइडेंटिफाई की हैं अक्रॉस जीएस पेपर्स जो आपके आंसर राइटिंग स्कोर्स को इम्प्रूव कर सकता है, एंड आई थिंक मैं वो शेयर करूँगी आपसे कि किस तरह से आप अपने आंसर राइटिंग को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है कि आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए और उनके डिमांड को समझिए। क्वेश्चन का डिमांड बहुत ही स्पेसिफिक होता है और जो क्वेश्चन टैग होते हैं बहुत स्पेसिफिक होते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप उन क्वेश्चन टैग को आइडेंटिफाई करिए और एग्जैक्ट डिमांड को समझिए। क्योंकि मैंने ये देखा है कि अगर आप डिमांड को एड्रेस नहीं करेंगे क्वेश्चन में और उसके बारे में नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलते हैं। ये मैंने 2021 के मेंस में देखा कि खासकर जीएस 1 जैसे सब्जेक्ट में मुझे ऐसा लगा कि कुछ क्वेश्चंस में मैंने डिमांड मिस किया और उसमें मेरे लो स्कोर थे। तो डिमांड को आइडेंटिफाई करिए और इसकी प्रैक्टिस आप बिल्कुल पीवाईक्यू से कर सकते हैं। जैसे आप कोई पीवाईक्यू उठाइए और आप देखिए कि एक क्वेश्चन अगर लिखा है तो वो एग्जैक्टली आपसे क्या पूछ रहा है और आपको वही एग्जैक्टली लिखना है। आप अगर राइट लेफ़्ट की चीज़ें लिखेंगे, आप पेरिफेरल आंसर लिखेंगे तो आपको नंबर्स अच्छे नहीं मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डिमांड आइडेंटिफिकेशन। दूसरा ये होता है कि आंसर्स जो होता है आपके वैल्यू एडिशन के साथ होने चाहिए। बाय वैल्यू एडिशन आई मीन कि डिमांड सिर्फ एक क्राइटेरिया है आपके आंसर को अच्छा बनाने का। आपके आंसर्स और अच्छे बनेंगे जब उनमें कुछ वैल्यू एडेड हो, तो वो डिफरेंट पोर्शंस में आप कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एक इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो इंट्रोडक्शन बहुत तरीके से लिखा जा सकता है। कुछ लोग उनमें फैक्ट्स डाल के स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे से डेफिनेशन डालते हैं, कुछ लोग कोई करंट अफेयर्स लिखते हैं। तो क्या करिए कि आप ये ध्यान दीजिए कि किसी भी क्वेश्चन में आप बहुत जेनरिक इंट्रोडक्शन नहीं लिख रहे हो, आप कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हो। जैसे अगर फॉरेस्ट के बारे में क्वेश्चन है तो आप फॉरेस्ट को डिफ़ाइन मत करिए, क्योंकि फॉरेस्ट का डेफिनेशन खुद में ही बहुत वेग है। इससे ज़्यादा बेटर होगा कि आप लिखिए कि इंडिया में कितने % ऑफ एरिया फॉरेस्ट में है और कौन सी मिनिस्ट्री उसके लिए काम कर रही है। तो कुछ इस तरह से इनोवेटिव तरीके से आप फॉरेस्ट के बारे में लिख सकते हैं, या कोई फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट आई हुई है तो उसके बारे में थोड़ा लिख सकते हैं। तो ये एक अटेंशन अट्रैक्ट करता है कि आपने एक रिपोर्ट पढ़ी है, आप उसे कोट कर रहे हैं, तो पढ़ने वाले को भी मुझे लगता है अच्छा लगता है। अगर मेन बॉडी की बात करूँ तो बिल्कुल आप डिमांड को तो लिखिए ही लिखिए, बट जब आप आंसर लिख रहे हैं तो उन्हें एग्जाम्पल्स के साथ सब्स्टिट्यूट करिए। मैं अपने पुराने आंसर कॉपीज़ जब देखती हूँ, खासकर 2021 के मेंस के, तो उसमें मैं पाती हूँ कि एग्जाम्पल्स मैंने बहुत कम लिखे थे और जो लिखे थे वो बहुत ही रन ऑफ द मिल थे, बहुत ज़्यादा ही नॉन रेलेवेंट जैसे थे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप एग्जाम्पल्स जो हैं अच्छे डालें और एग्जाम्पल्स को अच्छे से प्रेजेंट भी करें। तो उसकी प्रैक्टिस आप पीवाईक्यू के थ्रू और मॉक टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं। वही जो थर्ड पार्ट होता है आंसर का, वो कंक्लूजन होता है। वहाँ पे भी आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट दिखना चाहिए। आपको ये दिखना चाहिए कि आपने क्वेश्चन को समझा है और उसी कॉन्टेक्स्ट में आंसर कर रहे हैं। जैसे लेट्स से सोलर एनर्जी पे क्वेश्चन है तो एंड में आप पंचामृत गोल्स जो गवर्नमेंट का है, जहाँ पे हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं, उस तरह से एंड कर सकते हैं। या कोई भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव अच्छी चल रही है उसके बारे में लिख के एंड कर सकते हैं। तो उससे आंसर कंप्लीट होता है और एक पॉजिटिव माइंडसेट भी दिखता है। उसके अलावा जब मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जो डिमांड होती है वो 2 तरह की है जो मुझे लगता है। एक एक्सप्लिसिट डिमांड होती है क्वेश्चन की और एक इम्प्लिसिट डिमांड होती है। तो
तो आपको दोनों ही पार्ट्स को आइडेंटिफाई करके लिखना है। जैसे अगर एक क्वेश्चन है कि इंडिया और यूएई के रिलेशंस बहुत अच्छे हुए हैं और उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, तो आप ऑफ कोर्स लिखिए कि इंडिया यूएई कितने ज़्यादा तरीके से इंटरैक्ट कर रहा है, उनके बीच में ट्रेड पॉलिसी बन रही है। बट ये भी लिखिए कि क्या प्रॉब्लम एरियाज़ है, बहुत ही छोटे में लिखिए बट उसमें मेंशन ज़रूर करिए। उससे थोड़ा आपका आंसर कॉम्प्रिहेंसिव दिखता है, आपकी एनालिटिकल स्किल्स दिखती हैं। तो वैसे करने से मुझे लगता है एग्जामिनर ये समझ सकते हैं कि आप एक पूरे होलिस्टिकली चीज़ों को सोच पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं और लिख पा रहे हैं। एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी, जो मुझे लगता है प्री मेंस के बीच में आपके आंसर राइटिंग को और इम्प्रूव कर सकता है और आपको और स्ट्रीमलाइन तरीके से आंसर राइटिंग को अप्रोच करने में हेल्प कर सकता है, इज़ फैक्ट शीट्स। फैक्ट शीट्स ऐसे हैं कि आपने सारे जो फैक्ट्स आपने, क्योंकि इतने साल से हम पढ़ रहे होते हैं, प्री पढ़ रहे होते हैं, मेंस का हमने नोट्स बनाया होता है, तो बहुत सा इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया होता है और वो बहुत जगहों पे रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जब रिविज़न कर रहे हैं आप प्री और मेंस के बीच में, आप उन नोट्स से एक फैक्ट शीट बना सकते हैं हर एक जीएस पेपर का। उसमें क्या होगा कि आप जो सिर्फ फैक्ट्स हैं, लेट्स से किसी गवर्नमेंट डेटा ने, वर्ल्ड बैंक ने लेट्स से इंडियन पॉवर्टी पे क्या बोला तो उसका डेटा हो गया, या सेक्स रेशियो करेंटली इंडिया में क्या है उसका डेटा हो गया, एचडीआई इंडेक्स क्या है उसका डेटा हो गया। तो आप हर एक जीएस पेपर वाइज बना सकते हैं। तो मेरे पास 4 फैक्ट शीट प्रिपेयर्ड थे, GS 1, 2, 3, 4 के 2-2 पेज के, बिल्कुल छोटे छोटे लिखे हुए, क्योंकि मैं उनको बार बार रिविज़िट करती थी। क्योंकि वो फैक्ट्स जो है आप आंसर्स में वैल्यू की तरह ऐड कर सकते हैं, आप उनको वापस से रिवाइज़ करके अपने एथिक्स और ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो फैक्ट शीट बहुत अच्छा आपका एक टूल बन सकता है आपके आंसर्स को और इन्हेंस करने में। सिमिलरली आप अपने सारे डायग्राम्स को एक जगह पे कंपाइल कर सकते हैं, वो काफ़ी हेल्प करता है, खासकर आर्ट एंड कल्चर में, ज्योग्राफी में और फिज़िकल ज्योग्राफी में स्पेसिफिकली। तो आप कंफ्यूज नहीं होते हैं और जब भी कोई ज्योग्राफी का सवाल आता है तो आप वो डायग्राम बना सकते हैं। और जो तीसरा जो है आप जो वैल्यू ऐड कर सकते हैं आपके आंसर में, वो होगा इंडियन मैप। मुझे लगता है इंडियन मैप एक बहुत अच्छा टूल है किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का। लेट्स से एक क्वेश्चन आता है कि इंडिया में किस किस तरह के टॉयज़ हैं, मतलब ट्रेडिशनल जो टॉय मेकिंग इंडस्ट्री है वो कैसी है, तो आप एक मैप में उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कर्नाटका में ये टॉय बनता है, उड़ीसा में ये टॉय बनता है। तो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव भी लगता है और एक इनोवेटिव तरीका है चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का। तो इंडियन मैप को आई थिंक फ्रीली आप यूज़ कर सकते हैं और एक बहुत अच्छा टूल बना सकते हैं अपने आंसर में वैल्यू ऐड करने का। जो एक और आखिरी जो बात जो मुझे लगता है मेंस को अप्रोच करने से पहले और मेंस फाइनली लिखने से पहले बहुत ज़रूरी होगा, इज़ सम सॉर्ट ऑफ स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन का मतलब ये है, क्योंकि जो मेंस है काफ़ी हेक्टिक होता है, आपको 3 दिन में 5 पेपर्स लिखने होते हैं। पहले दिन ऐसे, फिर GS 1, 2, फिर GS 3, 4। तो आप एक दिन में अराउंड 6-6 घंटे लिख रहे हैं और 2 दिन के अंतराल में आप अराउंड 12 घंटे लिख रहे हैं। तो वो काफ़ी फिज़िकली काफ़ी डिमांडिंग प्रोसेस होता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि मेंस से पहले एक बार तो आप इस तरह की कोई भी स्टिमुलेशन एग्ज़ाम ज़रूर दे दें, जब आप एक दिन में एटलीस्ट 2 पेपर लिख रहे हों। उससे क्या होगा कि आपका माइंडसेट इसके लिए तैयार होगा, आपके जो फिज़िकली आप इसके लिए तैयार होंगे कि येस आपको हाथों में दर्द होगा, आपके गर्दन में दर्द होगा, बट आपको वो उसी स्टेज में लिखना पड़ेगा। तो क्योंकि आपने एक बार प्रैक्टिस कर रखी होगी एक दिन में 2 पेपर देने की, उस गर्मी में एक्चुअली लिखने की, टाइम बाउंड मैनर में लिखने की, तो आप मेन एग्ज़ाम में आप अपने पूरा फोकस जो है अपने आंसर्स पे कर पाइएगा, रादर दैन दीज एक्सटर्नल फैक्टर्स कि आपके हाथों में दर्द हो रहा है या आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि आप थके हुए हैं। तो बेटर होगा कि आप स्टिमुलेशन जैसा कुछ ज़रूर कर लें बिफोर योर फाइनल मेंस। अगर मैं अपने मेंस को देखूं दोबारा से और कि मुझे क्या लगता है कि मैंने इम्प्रूव किया होगा और क्या चीज़ पे काम किया जिससे मुझे मेरे मार्क्स GS में बढ़े हुए हैं, वो पहला तो डिमांड को एड्रेस करना और डिमांड को समझना। दूसरा है कि वैल्यू एडिशन करना थ्रू मोर एग्जाम्पल्स, थ्रू फैक्ट्स, थ्रू गवर्नमेंट डेटा, थ्रू गवर्नमेंट रिपोर्ट्स। और तीसरा मुझे लगता है कि टाइम मैनेजमेंट मैंने बेटर किया, जिससे क्या हुआ कि मैंने क्वेश्चंस को जस्टिस दिया कि मैं इक्वल टाइम दूं। उससे क्या होता है कि आप किसी भी क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे होते हैं, तो आपकी क्वालिटी किसी क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा सफ़र नहीं कर रही होती है। तो इन सब कारण से क्या होता है कि आपके ओवरऑल मार्क्स हर एक GS पेपर में बढ़ जाते हैं। तो अगर आपका मेंस मुझे लग रहा है एक इशू है, तो आप PYQs के साथ बैठिए। अगर आपने कोई भी मेंस लिखा है और आपके मार्क्स कम रह गए हैं,
तो जो पेपर आपने लिखा है उनके साथ बैठिए और रिकॉल करने की कोशिश करिए कि आपने क्या लिखा था, क्या आपने डिमांड को मीट किया था, क्या आपने एग्जाम्पल्स अच्छे दिए थे, क्या आपने डायग्राम्स बनाए थे। अगर आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में आपकी चूक रह गई है तो इन सब पे काम करिए, तो मुझे लगता है कि ज़रूर आपको फ़ायदा होगा और नेक्स्ट टाइम आपके जीएस में बेटर मार्क्स होंगे। मेंस में मेरे लिए एथिक्स एक ऐसा पेपर रहा है जहाँ पे मैंने कंसिस्टेंटली लो स्कोर किया है। मेरे पहले दो एथिक्स में अराउंड 98-99 मार्क्स थे और इस बार भी मुझे 105 ही आए हैं। तो भले ही मुझे लगा कि मैंने उस पर मेहनत की है, मैंने उनके सोर्सेज को थोड़े बदले हैं, उनमें बेटर आंसर राइटिंग की है, बट स्टिल मुझे उसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एथिक्स के लिए ऐसे किसी टॉपर की आप स्ट्रैटेजी देख सकते हैं जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है, जिन्होंने कंसिस्टेंटली अच्छा स्कोर किया है अपने 1-2 मेंस में, और उनके टॉपर कॉपीज़ देख सकते हैं, तो आपको बेटर आइडिया लग सकता है। अगर मैं टॉपर कॉपीज़ की बात करूँ तो मैंने पर्सनली अनुदीप सर की कॉपी देखी थी, क्योंकि वो काफ़ी सक्सेंटली लिखते हैं। ब्रेविटी ऑफ वर्ड्स जो यूपीएससी डिमांड करता है वो उनके आंसर्स में दिखता है। उसके अलावा श्रुति शर्मा मैम की कॉपीज़ मैंने बहुत क्लोजली देखी थी, क्योंकि उनके आंसर्स बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं, बहुत ही जस्टिफाइड तरीके से वो लिखती हैं और उनमें वैल्यू एडिशन बहुत अच्छा होता है। तो वैसे ही आप कुछ टॉपर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो आपके राइटिंग स्टाइल से थोड़ा मैच करें और जिन्होंने अक्रॉस जीएस पेपर्स अच्छा स्कोर किया है। तो आप पहले मार्कशीट देख सकते हैं लोगों के, और उनके बाद इन जनरल गूगल सर्च करके उनकी टॉपर कॉपीज़ अवेलेबल होती हैं, फ्री अवेलेबल होती हैं, आप उसको देख सकते हैं और काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। मेंस को लेके रिसोर्सेज को भी कन्फ्यूजन रहती है। मैंने इस वीडियो में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को डिस्कस इसलिए नहीं किया है क्योंकि मोर और लेस वो काफ़ी सेम हैं मेरे और टॉपर्स के भी। तो मुझे लगता है आप किसी भी टॉपर के सोर्सेज फॉलो करें और इन जनरल अपने अवेयरनेस के थ्रू, गूगल सर्च के थ्रू आप अपने नोट्स को बिल्डअप कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। जो एक दूसरा सवाल जो आता है कि आप पॉइंट वाइज लिखें या पैराग्राफ लिखें आंसर राइटिंग में, तो वो आप थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि उनमें पॉइंट वाइज आंसर करना बेटर होता है। जैसे अगर आपसे पूछा जा रहा है कि चोला आर्ट के बारे में लिखिए, तो आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं कि चोला पेंटिंग के बारे में लिख दिया, चोला स्कल्पचर के बारे में लिख दिया, चोला टेम्पल्स के बारे में लिख दिया। तो उससे क्या होगा, एक ऑब्जेक्टिवली आपने चीज़ों को रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन मान लीजिए अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आपको लगता है कि थोड़ा पैराग्राफ की ज़रूरत है, तो आप वो कर सकते हैं। जैसे एथिक्स में खासकर मुझे लगता है कि अगर कोई आपके ओपिनियन के बारे में पूछ रहे हैं तो आप उन्हें पैराग्राफ में कर सकते हैं। मेरी जो जीएस आंसर राइटिंग थी 1 to 3 पेपर्स के लिए मोस्टली पॉइंट वाइज थी, और GS 4 के लिए मैंने मिक्स ऑफ पॉइंट और पैरा रखा है। तो इसीलिए आप ऑब्जेक्टिवली अगर चीज़ों को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो पॉइंट्स बेटर रहते हैं। पॉइंट्स थोड़े ज़्यादा नीट भी लगते हैं मुझे लगता है, क्योंकि आप अलग अलग लिखते हैं तो थोड़ा सिस्टमैटिक लगता है। बट अगर क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि कुछ एनालिसिस लिखनी है तो उसमें आप एक पैराग्राफ भी लिखेंगे तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। ये लार्जली मेरी मेंस की आंसर राइटिंग की स्ट्रैटेजी थी, और मैं ये बताना ज़रूर चाहूँगी कि ये जो स्ट्रैटेजी है मैंने ओवर द ईयर्स डेवलप की है, और क्योंकि ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट था, 6th अटैम्प्ट था, तो काफ़ी कुछ क्यूमुलेटिवली मैंने नॉलेज गेन किया है। हो सकता है जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हों या दूसरी बार दे रहे हों उनको ये स्ट्रैटेजी उतनी ज़्यादा सूटेबल ना लगे, लेकिन जो अपने लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ अटैम्प्ट्स में हैं वो शायद कुछ सीख पाएँ। और मैं बस ऑल द बेस्ट बोलूँगी कि आप मेंस को बहुत ही स्ट्रेटेजिकली डील करिए और आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस करते रहिए, और मार्क्स में आपको मुझे लगता है ज़रूर इम्प्रूवमेंट मिलेगी। आई होप कि आपने जो समय इस वीडियो को देखने में दिया आपने कुछ प्रोडक्टिवली निकाल पाए हों। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जॉइनिंग मी विद हियर एट DKT। थैंक यू।